हाँ, कक्षा 10वीं में आज हम अम्ल क्षार लवण के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें इसको वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपके समझ में आएगा, और इसको सब्सक्राइब भी करिए जिससे हमें समझ में आए कि आप लोगों के समझ में आ रहा है, तो आपको और अच्छी वीडियो दी जा सके। अब देखिए, अम्ल क्षार लवण में अम्लों की हमें जानकारी बहुत प्राचीन समय से थी। अम्ल में जैसे सिरका, एस्टिक अम्ल का प्रयोग हम अचार रखने में करते थे। उसके परीक्षण में अचार खराब न हो तो सिरका डाला जाता था। और जो भी हमारे फल थे, फलों से भी अम्ल की हमें जानकारी थी कि किस अम्ल में कैसे पाए जाते हैं, अम्ल खट्टा कौन होता है। अब देखिए, कुछ प्राकृतिक स्रोत क्या है हम लोग के इधर। प्राकृतिक स्रोत में सिरका जैसे है तो इसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा है, इसमें सिट्रिक अम्ल। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। इमली टार्टेरिक अम्ल। खट्टा दूध जिसे हम दही कहते हैं, लैक्टिक अम्ल। नींबू सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक जब चींटी काटती है तो उसमें मिथनोइक अम्ल होता है। इसके अलावा जो बरैया होती है वो भी जब डंक मारती है तो उसमें मिथनोइक अम्ल होता है। ये अम्ल हमारे त्वचा में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद जब ये पूरी तरह त्वचा में डिजॉल्व हो जाता है तब इसका दर्द धीरे धीरे कम होता है। तो इस तरह प्राकृतिक अम्लों की हम जानकारी पहले से थी। और 11वीं शताब्दी के आसपास जब हमें नाइट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल का ज्ञान हुआ, इसके बाद जो अम्ल की परिभाषा आप जिस तरह देखिए, अम्ल में अम्ल आर्हीनियस का जो सिद्धांत था, आर्हीनियस का आयनन सिद्धांत दिया गया। ये सिद्धांत सन 1884 के आसपास दिया गया। आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे यौगिक हैं जो जल में विलय करने पर केवल और केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। आर्हीनियस ने उनको अम्ल की संज्ञा दी। तो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा यह हुई कि वे यौगिक जो जल में घोलने पर केवल H धन आयन, जो कहते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। अब इसके हम कुछ उदाहरण दें। उदाहरण में कोई अम्ल लीजिए, जैसे HCl लिया हमने, इसको हमने जल में डिजॉल्व किया तो ये हो गया हाइड्रोजन आयन प्लस Cl ऋण आयन। और हम लेना तो H2SO4 ले लीजिए, H2SO4 लिया, इसका भी हम बनाया तो यहाँ बना 2H धन आयन प्लस SO4 ऋण आयन। और लेना नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए NO3, इसको भी हमने डिजॉल्व किया तो H धन आयन प्लस NO3 माइनस आयन। इस तरह आर्हीनियस के अनुसार जो आयन सिद्धांत है, ये अम्ल की परिभाषा हो गई। आधुनिक परिभाषा में एक वैज्ञानिक है ब्रांस्टेंट लॉरी, इनकी प्रोटॉन संकल्पना है। इनके अनुसार अम्ल वे यौगिक होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अब देखिए, इसका उदाहरण देखिए, जैसे HCl है, इसको घोला गया तो H धन आयन हो गया, Cl ऋण आयन हो गया। H धन आयन को ही प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन काफ़ी समय तक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये H2O प्लस H धन क्रिया करे तो बनेगा H3O, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो ब्रांस्टेंट लॉरी के अनुसार अम्ल वे यौगिक हैं जो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, अर्थात जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, H3O। अब देखिए, इसमें ये H2O प्लस H धन आयन है तो ये बन गया तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन। इसको अगर जोड़ा जाए समीकरण को तो H धन आयन H धन आयन कट जाएगा, HCl प्लस H2O, तो यहाँ बनेगा H3O अर्थात हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl ऋण आयन। अम्ल तो इनकी परिभाषा हुई, अम्ल वे यौगिक है जो प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो ये अम्ल के बारे में आपको। अगर अम्लों की अम्लीयता या क्षारीयता अम्लों की लेते हैं, अम्लों की भास्वकता लेते हैं, तो अम्लों की भास्वकता होती क्या है, अम्ल के एक अणु में उपस्थित जो विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है वो
अम्ल की भास्मिकता या बेसिकता या क्षारकता कहलाती है। जैसे HCl है, इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन कितने होंगे? 1। H2 फॉर्म के विस्थापनीय कितने होंगे? 2। और ये जो H3PO4 है, फास्फोरिक अम्ल में विस्थापनीय हाइड्रोजन है 3। तो इस तरह अम्लों की भास्मिकता की परिचय पूछी जाती है। तो विस्थापनीय हाइड्रोजन अणुओं की संख्या अम्लों की भास्मिकता या बेसिकता या क्षारकता कहलाती है। तो ये आपके अम्लों के बारे में हो गया। अब आप आइए क्षार के बारे में। अगर हम क्षार लेते हैं, क्षार की परिभाषा भी आर्हेनियस ने जो बताई वही आयन सिद्धांत से। क्षार वे यौगिक हैं जो जल में घुलने पर केवल और केवल क्या देते हैं? हाइड्रॉक्सिल है, उनको क्षार कहा गया है। तो क्षार वे यौगिक हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रॉक्सिल कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल है, हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब क्षारों को उदाहरण लेना है, तो उदाहरण KOH ले लीजिए। KOH को जो जल में घोले विलयन बनाएंगे तो ये K धन आयन प्लस OH माइनस आयन। NaOH ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर Na धन आयन प्लस OH माइनस आयन। तो ये आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा हो गई। अब अगर हम ब्रांस्टन-लोरी के अनुसार क्षार को फर्स्ट करते हैं तो पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये बताया ब्रांस्टन-लोरी ने। जैसे Cl तुम्हारा क्षारक है और यह हाइड्रोनियम आयन है, इसको जब घोलेंगे तो एक इसमें ग्रहण आ जाएगा, Cl एक ऐसे ले लेगा, Cl बना देगा। अर्थात क्षार वे यौगिक हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। यहाँ जो है प्रोटॉन इस धरायन हुआ, ये इसमें आ गया तो बन गया HCl। दूसरा उदाहरण लेना है CH3COO, ये क्षारक है, यह हाइड्रोनियम आयन है, इससे ग्रहण करेगा, अर्थात प्रोटॉन ने ग्रहण करेगा कौन? CH3COO, तो ये बन जाएगा CH3COOH। तो ब्रांस्टन-लोरी के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये क्षार और अम्ल की भाषा हो गई। अब क्षारों की अम्लीयता आती है। क्षारों की अम्लीयता में क्षार के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रॉक्सिल अणु की संख्या को क्षार की अम्लीयता कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें विस्थापनीय जो हाइड्रॉक्सिल है वो 1 होगा। COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने होंगे? विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन 2 होंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होंगे? 3 होंगे। इस तरह हम क्षारों की अम्लीयता भी निकाल सकते हैं। अब आपको देखना है कि हमारे प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में घोलने पर, जल में विलयन बनाने पर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। या उनका वियोजन स्थिरांक अधिक होता है, उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और जिनका कम होता है उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्लों में HCl, HNO3, H2SO4 इनको प्रबल अम्ल कहेंगे। क्यों? इनका वियोजन स्थिरांक अधिक होता है, अर्थात ये अधिक HN धन आयन देते हैं। दुर्बल अम्ल क्या है? जिनका वियोजन स्थिरांक कम होता है, उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। CH3 एस्टिक अम्ल, HCl और H2CO3, फास्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये आपके हो गए दुर्बल। क्या है? इनका भी वियोजन स्थिरांक अधिक होता है और जल में घोलने पर जो ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, पूर्णतः हाइड्रॉक्सिल आयन वियोजित हो जाते हैं, उनको हम प्रबल क्षार कहते हैं। KOH, NaOH ये आपके प्रबल क्षार हो गए। दुर्बल क्षार क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबल और दुर्बल अम्ल भी होते हैं, प्रबल और दुर्बल क्षार भी होते हैं। इनकी परिभाषा आपको देखना, परीक्षा में यही पूछा जाता है। अब आप आइए लवण में। अब देखिए लवण की जो परिभाषित करते हैं, लवण साल्ट जिसे कहते हैं। लवण ऐसे यौगिक हैं जैसे अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराते हैं तो इस क्रिया को तो उदासीनीकरण, तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर हमको लवण प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। और ये देखिए इसमें ले लीजिए, जैसे हमने NaOH ले लिया, NaOH ये हो गया तुम्हारा क्षार। ये क्या है? HCl ये अम्ल है।
जब इनकी हम क्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl, NaCl और प्लस यहाँ बनेगा H2O। तो अम्ल और क्षार देखो क्रिया कराने पर ये आपका लवण बना। क्या बना है? लवण। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये हमारा हो गया लवण। तो इस तरह हम लवण को परिभाषित करेंगे। अब लवण की अगर दूसरी परिभाषा लें, लवण को जल में घोलने पर धन आयन में धन आयन नहीं देते और OH ऋणायन नहीं देते, उन्हें लवण कहते हैं। जैसे हम NaCl का जलीय विलयन बनाए तो Na धनायन बनेगा, यहाँ Na धनायन बनेगा प्लस Cl ऋणायन बनेगा। तो देखो यहाँ हमारा अगर लवण है तो H धनायन नहीं दिए है, ये इसके अलावा यहाँ सोडियम आयन आया और इसके अलावा क्या आया? Cl ऋणायन आया। तो इनको हम लवण कहेंगे। इस तरह अम्ल क्षार लवण को परिभाषित किया गया है। अब लवण के प्रकार क्या हैं? द्विक लवण, मिश्रित लवण, संकर लवण, मोहल लवण। इनके प्रकार आपको बाकी बताए जाएंगे। ये परिभाषा आप देखिए और इनको रटिए।